नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि आपको पता है हम काफ़ी टाइम से क्लास नहीं बना पा रहे हैं। कुछ दिक्कतें थी, ये समझिए कुछ समय की कमी थी, जो भी था। तो फाइनली आज हमने क्लास शुरू की है और साथ में शुरू किया है इतिहास। क्योंकि इससे पहले हमने इतिहास के कुछ वीडियो डाले थे, 1 या 2-4 वीडियो हमने डाले हुए थे। तो चूँकि इस टाइम यूपीपी कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आपका यूपीपी आ सकता है, तो जो भूगोल विषय है वो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो हमको लगा कि ऐसा करते हैं, अगर भूगोल हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इतिहास हम ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। क्योंकि ऐसा है, ये जो आपका जीएस है ये अनलिमिटेड होता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और इसे इन छोटी-छोटी क्लासों में नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो हमने सोचा चलो 2 या 4-6 क्लासें तो नहीं हम डाल सकते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं इतिहास। और हाँ, इसके आगे के 2 वीडियो पड़े हुए हैं। आपका पहले से ही प्लेलिस्ट में आपको पहले से ही वीडियोज़ में मिल जाएँगे। तो जिस किसी को बैक से वीडियो देखना है वो वहाँ से देख सकता है। अदरवाइज़ अभी हमने वैदिक पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वैदिक का मैटर थोड़ा-सा ज़्यादा था। ये कह सकते हो कि लिखने में बड़ा टाइम ले रहा था। तो हमने सोचा पहले वो मैटर हम क्लियर कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा उठाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो महाजनपद है, हमारा महाजनपद काल है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम वाला पूछता है। तो हमने शुरुआत कर दी महाजनपद से, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म हम पढ़ा चुके थे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, बौद्ध और जैन धर्म के विकास के साथ-साथ 6ठी शताब्दी आप मान के चलिए, 6ठी शताब्दी में एक तरफ बहुत ज़्यादा धार्मिक विकास हो रहा था, धार्मिक उथल-पुथल मची हुई थी, क्योंकि लोग वैदिक धर्म के बजाय बहुत ज़्यादा बौद्ध और जैन धर्म की तरफ रुझान ला रहे थे, या समझ सकते हैं आकर्षित हो रहे थे। उसका रीज़न भी था कि जो भगवत धर्म था या जो हमारा वैदिक धर्म था, उसमें कर्म कांडों की भरमार हो गई थी। हर समय पर दान दक्षिणा कर्म कांड और कई सारे पाप और पुण्य के कारण जो हमारा वैदिक धर्म था वो धीरे धीरे कुरीतियों में जा रहा था, कि हर छोटी छोटी चीज पे आपको दान करना है, आपसे पाप हो गया, आपको प्रायश्चित करना है। तो जो हमारे यहाँ नए धर्म बने, बौद्ध और जैन धर्म, उन्होंने इन सब चीज़ों का खंडन किया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया और आम जनता के लिए एक नया धर्म शुरू किया। एक नई सोच थी उनकी, प्रगतिवादी सोच कह सकते हैं आप। एक इस हिसाब से उन्होंने चेंज किया कि पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता ही उन्होंने बदल दी। तो इसी समय चूँकि एक तरफ हमारे यहाँ धार्मिक उथल-पुथल मची थी और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बेटा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उथल-पुथल भी मची हुई थी। इन्हीं का जो बढ़ता हुआ क्रम था वो था महाजनपद। पहले हमारे यहाँ जन थे, फिर जनपद हुए, और जब वही जनपद एक में बढ़ते-बढ़ते बहुत विशाल हो गए, तो उन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया। तो चूँकि हमने कहा कि उससे पहले बौद्ध और जैन हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रहे हैं, इसलिए अब सीधी सी बात है, उस समय जो बौद्ध और जैन थे उनका अपना साहित्य भी था। तो ये जो महाजनपद है, इनका सबसे पहला उल्लेख पूछा जाता है। ये जो महाजनपद है, इनका उल्लेख विधिवत कहाँ हुआ है? तो इन महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है वो बेटा अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है, इसमें हुआ है, और दूसरा हुआ है भगवती सूत्र में, जो कि जैन धर्म की पुस्तक है। एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों पुस्तकों ने 16 महाजनपदों का उल्लेख तो किया है, लेकिन इनके नामों में थोड़ी बहुत विविधता है। ठीक है? तो जो हमने बताए हैं ये मोस्टली जो है अंगुत्तर निकाय से उठाए गए हैं। इसके अलावा बेटा जो ये 16 महाजनपद हैं, ये अपने आप में बेहद विशाल थे। इनका पूरा का पूरा क्षेत्र आप कह सकते हो विंध्य पर्वत के उत्तर में था। मतलब अगर हम भारत बनाए तो इनका जो क्षेत्र था ये बेटा आपका विंध्य है। विंध्य पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रृंखला है। तो इनका जितना भी विस्तार था, इन महाजनपदों का, जिनकी संख्या 16 थी, इनका जो विस्तार था वो उत्तर में था। दक्षिण में 2 या 3 महाजनपद थे,
इससे ज़्यादा नहीं थे। जो मोस्टली महाजनपद थे वो भारत के उत्तर में विकसित थे, क्योंकि ऊपर की तरफ आपने देखा होगा नदियों का विशाल एक, कहते हैं ना कि पूरा ढांचा बना हुआ था, पूरा का पूरा जल क्षेत्र जो नदियों का था, उन्होंने उन्होंने अपने फैलाव को लेके एक जाल बना रखा था पूरे उत्तर भारत में। इसलिए यहाँ पर चूंकि नदी पहले से थी, जल की पर्याप्तता पहले से थी, यहाँ पर उसी समय 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का विकास हो गया, जिससे कृषि में अत्यधिक उन्नति हो गई। इसीलिए ये 600 के करीब, 6वीं ईस्वी के करीब, ईसा पूर्व के करीब जब इनका विकास हुआ तो एक औद्योगिक क्रांति भारत में थी, एक कृषि क्रांति थी बड़े पैमाने पर। और जब कृषि उन्नत होती है तो राज्य समृद्ध होता है, जब राज्य समृद्ध होता है तो वो कर ज्यादा लेता है, और जब कर ज्यादा लेता है तो वो अपने वैभव को, अपने राज्य को धनाढ्य बनाता है, अपना वैभव उच्चित दिखाता है, बहुत अच्छी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में जुड़ जुड़ के महाजनपद बन गए थे। लोहे का बहुत ज्यादा विकास था, लोग बहुत बड़े पैमाने पर कृषि करते थे। तो इसी कारण बेटा बहुत उन्नत कृषि होने के कारण जो जनपद थे उन्होंने बहुत ज्यादा पैदावार की, बहुत ज्यादा उन्नत उस टाइम भारत में कृषि व्यवस्था थी। इसलिए राजा के पास पैसा ज्यादा था, जब पैसा ज्यादा था तो उन्होंने छोटे छोटे जो जनपद थे उनको मिला मिला के महाजनपद बना लिया। भाई जो ज्यादा विकसित हो गया उसने पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया, उसका खत्म हो गया। जब 2 हो गए उसके पास राज्य तो फिर उसने तीसरे पर आक्रमण किया, उसको खत्म किया। तो इस हिसाब से उसने छोटे छोटे, किसी एक शक्तिशाली शासक ने छोटे छोटे राज्यों को समाप्त किया और पूरा महाजनपद बनाया। कुछ इसी तरीके से उस समय भारत में 16 महाजनपद की हमें जानकारी मिलती है। हमने इन 16 महाजनपदों के नाम लिखे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, आपको पता होना चाहिए, मोस्टली पूछता है इसमें से 4 या 6 हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनकी राजधानी पूछी जाती है और उनकी वर्तमान लोकेशन पूछी जाती है। तो देख लेते हैं, पहले महाजनपद देख लेते हैं, फिर इनके बारे में कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा स्पेशल है उनको जान लेते हैं। तो पहले आपको ऐसे 1 या 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होता है तो कल हम आपको ट्रिक बता देंगे, फाइनली तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो पहला था अंग मगध, अंग के बाद मगध मल्ल काशी कौशल, इनको ऐसे याद रखना है, अंग मगध मल्ल काशी कौशल। 4-5 आपको एक बार याद हो गए, अंग मगध मल्ल काशी कौशल। फिर पांचाल कुर वज्र, 3 याद हो गए, मत्स्य वत्स सूरसेन। अंग मगध मल्ल काशी, कुछ हमने ट्रिक से याद किया है, कुछ उसके पड़ोसी नाम पूरे उठा लिए, इस हिसाब से हमको याद हो गया है। तो आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अंग मगध मल्ल काशी कौशल पांचाल कुरु वज्र, मत्स्य वत्स सूरसेन चेदि अस्मक अवंती गांधार और काम्बोज। एक चीज आपको बताएं, महाभारत में इन 16 महाजनपदों का आपने देखा होगा, तो इन 16 महाजनपदों में से कुछ मुझे लगता है एक आध छूटे हैं, कुछ रामायण में उल्लिखित हैं, कुछ महाभारत में। आपको ये टोटल के टोटल महाजनपद जो हैं आपके अपने महाग्रंथ हैं इनमें मिल जाएंगे। तो बेटा आगे हमने इनकी राजधानी रख रखी, अंग की राजधानी थी चंपा, अंग राज महाराजाधिराज या दानवीर कर्ण को कहते हैं। ये भैया अंग प्रांत इनके पास था। जब युधिष्ठिर मतलब जब इनकी कर्ण की राजसभा में बेइज्जती हुई थी तो दुर्योधन ने इनको अपना मित्र बनाते समय अपना जो प्रांत दिया था वो बेटा अंग दिया था, इसीलिए इनको अंगराज कर्ण कहते हैं। तो चंपा इनकी पत्नी से आप याद रखिएगा, इनकी जो राजधानी थी वो चंपा थी, जो कि भैया इसका चंपा का प्राचीन नाम मलिनी या मुंगेर, वर्तमान में बेटी भैया ये मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा बेटा मगध गिरिव्रज या राजगृह। मगध जो है उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब सबसे शक्तिशाली है तो सबसे शक्तिशाली होता है गिर बोले तो पर्वत, तो इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसका प्राचीन नाम राजगृह भी आपको मिल जाता है। मल्ल मतलब कहते हैं ना कि मल्ल युद्ध कर रहे हैं, मतलब कुश्ती कर रहे हैं, तो आपको इसको कुशीनारा से याद रखना है, कुशीनगर से याद रखना है। इसको भैया पावापुरी भी कहते हैं, मतलब यहीं पर पावापुरी भी है। आपको अगर कुशीनगर नहीं मिलेगा तो पावापुरी मिलेगा, क्योंकि मल्ल कई थे, आपको हम बताएंगे जब आपको हम गणतंत्र बताएंगे तब। तो ये भैया वर्तमान में देवरिया या गोरखपुर के आसपास का पूरा भूभाग है। काशी का वाराणसी,
कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, श्रावस्ती को अयोध्या या फैजाबाद, भैया सब यही है, अयोध्या भी यही है, फैजाबाद भी यही है। वर्तमान में ये सहेत महेत, जो वर्तमान में ये है, ये सहेत महेत का पूरा क्षेत्र लगता है, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये। पांचाल बेटा, क्योंकि जो पांचाल था ये बहुत बड़ा था, पांचाल नरेश जो थे उन्हीं की पुत्री थी पांचाली, जिनको द्रौपदी, द्रौपदी उनका नाम था वास्तविक, जिनको पांचाली के नाम से जो मशहूर थी। तो भैया वो पांचाली इसलिए नहीं थी कि वो 5 पतियों की वाइफ थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। उस समय भी लड़कियों को पहचान अपने पितृपक्ष से मिलती थी, ठीक है, तो इसीलिए इनको भाई पांचाली कहा जाता था। और ये जो राजकुमारी थी ये बेटा काम्पिल्य की थी, याद रखिएगा, ये अहिच्छत्र की राजकुमारी नहीं थी, ये काम्पिल्य नरेश की पुत्री थी। तो जो पांचाल था वो 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। मेन बात थी जो ये पांचाल था ये पूरा जो था पांचाल नरेश के पास ही था, मतलब द्रौपदी के पिताजी के पास ही था, लेकिन चूंकि गुरु द्रोण इनके परम मित्र थे और किसी कारणवश इनकी गुरु द्रोण से लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हो गई, जब ये राजा हो गए तो इनको खुद में अहंकार आ गया। तो गुरु द्रोण को तो अहंकार से तुम्हारे कोई लेना देना नहीं था, तो जब ये इनके दरबार में गए तो इनको लगा मेरे मित्र हैं, तो ये गए तो पांचाल नरेश ने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। और जब बेइज्जती की तो देखिए सीधी सी बात होती है, आप अगर अमीर हैं तो अपने लिए, आपके पास धन वैभव है तो आपके खुद के लिए, बस इसी चीज का द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा ये चीज द्रोणाचार्य को खराब लगी। तो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को साथ लेकर, और बाकी जो भी बहुत ज्यादा बड़े द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे कौरवों पांडवों के, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बेटा पांचाल पे आक्रमण कर लिया और आधा हिस्सा छीन लिया। पूरा उन्होंने छोड़ा, ऐसा है मेरा मित्र है, ये मेरे मित्र हैं तो आधा इनको छोड़ देते हैं। तो जो उत्तरी पांचाल था जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, उसका शासक महाभारत काल से हम आपको बता रहे हैं, उस समय अश्वत्थामा था। और जो दक्षिणी पांचाल है ये उस समय भी पांचाल नरेश मतलब काम्पिल्य, जिनकी राजधानी काम्पिल्य थी, उनके पास ही था। इसके अलावा बेटा जो कुरु था, कुरु इंद्रप्रस्थ कहते हैं, इंद्रप्रस्थ से हर कोई बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये भैया मेरठ दक्षिण पश्चिम हरियाणा या दिल्ली का क्षेत्र कह सकते हैं इसे। वज्र, वज्र बेटा संघ था, अभी हम बता रहे हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ पर कुछ लाइनें यहाँ पर की हमारी छूट रही है, कोई बात नहीं, धीरे से सब देख लेते हैं। कुरु बेटा नहीं, वज्र की राजधानी विदेह या मिथिला थी। विदेह, राजा जनक को विदेह कहा जाता था, मतलब देह होते हुए भी उनको देह से कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरीके से सन्यासी थे। और मिथिला नरेश थे वो, वहां जो उनकी राजधानी थी वो मिथिला थी, मतलब विदेह भी उसको कहते थे और मिथिला भी कहते थे। और इसके अलावा मत्स्य भैया विराटनगर था, जयपुर। जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो भैया उन्होंने यही शरण ली थी, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत आप अपने पौराणिक, अपने महाभारत और रामायण क्षेत्र से जोड़ते चलिएगा ग्रंथ से, तो आपको याद हो जाएगा। तो मत्स्य था भैया विराटनगर, ये भैया जयपुर का हिस्सा है। वत्स बेटा कौशाम्बी, जो कि वर्तमान इलाहाबाद का पड़ोसी बांदा भी इसी में आता था। सूरसेन भैया मथुरा, भगवान कृष्ण का जो भी एरिया था। चेदी बेटा था ये सोत्थिवती या इसको सुक्तिवती कहा जाता था, इसकी राजधानी सोत्थिवती थी या सुक्तिवती थी। अस्मक बेटा पोतन या पोतली इसकी राजधानी थी, पोतन थी या कहीं कहीं पोटली आपको लिखा मिलता है। अवंती, अवंती का भैया वही हाल था। अवंती जो था इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था बड़ा विचित्र था। एक तरफ तो भैया अवंती आपका मगध मालवा का हिस्सा था और दूसरी तरफ ये एमपी का सीमावर्ती क्षेत्र में फैला था। तो चूंकि कुछ ऊपर का हिस्सा था कुछ नीचे का हिस्सा था, इसलिए ये 2 हिस्सों में बट गया था। उत्तरी अवंती जो कि उज्जैन, और दूसरा था दक्षिणी अवंती जिसको महिष्मती, ये आपका बाहुबली वाला जो मूवी था भैया वो इसी पर बनी हुई थी। अगला है भैया गांधार। गांधार नरेश अच्छे से पता है आपको कौन था गांधार नरेश, मामा शकुनी थे भैया, और उनकी राजधानी थी तक्षशिला। एक तरफ थे तब भी ये कूद के आ गए। और भैया कंबोज, कंबोज भैया हाटक या राजपुर था, जो कि वर्तमान में भैया कश्मीर है। ठीक है, फिर रिपीट करते हैं, महाजनपद आपके ये हैं और ये आपकी राजधानियां हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नहीं याद होता है तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। इनकी कुल संख्या 16 थी और इनका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है और साथ में बेटा भगवती सूत्र मतलब जैन धर्म में मिलता है। इसके अलावा बेटा हमने कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख रखा है,
जो महाजनपद थे वो बेटा दो प्रकार के थे, एक तो गणतंत्र था, दूसरा राजतंत्र था। राजतंत्र तो वही एक राजाधिराज पूर्णतया अध्यक्ष और जो भी है राजाधिराज है, उनका सेनापति है, सेना है, सब कुछ है। और दूसरा था बेटा गणतंत्र। गणतंत्र जैसे वर्तमान में हमारा गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब है। तो मतलब यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे और वो पूरे के पूरे किसी एक छत के नीचे सुकून से रहते थे और अपना अपना क्षेत्र देख रहे थे। तो उसको बेटा उसका हमने लिख रखा था, गड़या संघ द्वारा यहाँ शासन होता था। ये बेटा वज्जीवा मल्ल थे। हम कल आपको टोटल के टोटल गणतंत्र बताएंगे और इनकी स्थिति क्या थी ये सब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख बेटा अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अथर्ववेद में मगध का जो उल्लेख मिला है वो मगध के रूप में नहीं मिला है। ऐसा यहाँ पर जो उल्लेख मिला है वो कीकट, मतलब कीकट बेटा एक जाति होती थी, क्या कहते हैं उसको, कीकट, किरात जाति के संबंध का जो उल्लेख है वो ऐसा माना जाता है, उसका उल्लेख उन्होंने मगध के रूप में किया हुआ है। इसके अलावा बेटा मगध, कौशल, वत्स और अवंती उस समय जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। कौशल में भैया शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य था। ये लिखा हुआ है आपका कौशल और श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, सहेत महल सब इसी में है, ठीक है। तो कौशल जो था इसी का हिस्सा था और साथ में भैया अयोध्या ये भी भैया इसी का हिस्सा था, कौशल का ही। तो कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य था, शाक्य नरेश, जो कि वर्तमान में बस्ती जिले का 15वां स्थान है। तो आपको पता था शाक्य प्रमुख कौन है, ये आप हमको कमेंट में बताएंगे, हमने उसको कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं। और अयोध्या भी कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। जो अयोध्या थी, अयोध्या मतलब भगवान राम का जो जन्म स्थान था, वो भी भैया इसी के तहत आता था। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे 2-4 पॉइंट्स और छूट रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है बेटा गंगा के उत्तर में वज्र 8 राज्यों का संघ था, जिनमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली थे वो भैया लिच्छवी थे। आपको बताना है किसकी बहन, लिच्छवी नरेश की बहन के नाम से प्रसिद्ध है। किसी को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि वो हैं वो लिच्छवी नरेश की बहन है और वो उनकी पुत्री है, दोनों को ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ कुछ हमने छोड़ रखा है। इसके अलावा बेटा महात्मा बुद्ध की मृत्यु भैया कुशीनगर या कुशीनारा ये जो भी था वहां हुई थी। मतलब ये मल्लों का गणराज्य था, आपको पता है मल्लों के महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई थी, मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके अलावा भैया, इसके अलावा लगभग तो लिख गया है, कुछ छूटा उटा नहीं है हमने। हाँ इतना ही है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा मैटर हमने क्लियर कर दिया है, क्योंकि इतिहास पढ़ाने का मतलब होता है आप सुकीन से पहले उसके आगे का कुछ बताइए फिर पीछे का कुछ बताइए। तो ये मैटर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब याद ना याद हो तो हमें बताइएगा, देखते हैं फिर आपको इसकी ट्रिक बता देते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप उसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। अंग, मगध, मल्ल, काशी, कौशल, पांचाल, कुरु, वत्स सब भैया याद हो जाएंगे, कोई कठिन चीज नहीं है। कल आपको हम बताएंगे बुद्धकालीन जो भैया प्रमुख गणराज्य थे वो बताएंगे। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य भैया कुछ उसमें पूछे जाते हैं, कुछ की लोकेशन पूछी जाती है। फिर भैया शुरू करेंगे मगध, ठीक है, क्योंकि मगध माना जाता है कि मगध की स्थापना वगैरह काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो काफी शक्तिशाली राज्य भी था। और एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे पहला अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद कौन था, तो भैया सबसे ज्यादा शक्तिशाली था कौशल। सबसे जनपदों में सबसे पहले सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौशल था, लेकिन नहीं, काशी था सबसे पहले, सबसे ज्यादा शक्तिशाली काशी था, लेकिन उसने कौशल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर जो नई सिरे से जो 4 राज्य मजबूत थे वो बेटा आपके मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। सबसे पहले काशी था जो सबसे ज्यादा मजबूत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक चीज, जब आपको फ्री की क्लास मिल सकते हैं तो आपको शेयर करने में क्या दिक्कत है, इनको शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि आज से हमने क्लास शुरू कर दी है। बीच में थोड़ा स्टैंड दिक्कत कर गया था, टूट गया था, तो हमको नया मंगवाना पड़ा और कुछ चीजें यहाँ मिल नहीं पाई थी, क्योंकि पूरा नहीं टूटा था, थोड़ा ही गया था, तो इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और इसको शेयर करिए, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं 2 या 3 क्लासें हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यार 1000-1200 तो आप करा ही दीजिए, इतना करा दीजिए कि ये चैनल ना हमको डिमोट करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। और कल आपको पढ़ाएंगे हम आपके जो प्रमुख गणराज्य थे उनको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।